हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है या नहीं है। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा था आपको कि नेक्स्ट वीडियो जो है मैं वो पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर से अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और नाउ आई एम गेट टाइम टू रिकॉर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। और बेसिकली कल वीडियो इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि माई नेक्स्ट सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट, सो अगेन आई एम बिजी इन माई कॉलेज एंड जो भी स्टफ्स रहते हैं उसमें बिजी हूँ, तो अब थोड़ा सा लेट अपलोड होगी वीडियो। पर आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो के पीछे या किसी भी चैनल या किसी भी कोचिंग के पीछे अगर आप जुड़े हुए हो तो पूरा 100% उस पर हमेशा वो मत रहा करो। मतलब पूरा ये नहीं कि सिर्फ वो पढ़ाएंगे तो भी हम पढ़ेंगे, वो कंसेप्ट अगर अपन को सिखा रहे हैं तो भी अब तो ही अपन सीख रहे हैं। जैसे फंक्शनल इक्वेशन वाली बातें थी, तो वो फंक्शनल इक्वेशन बेसिकली मैंने आपको बताया नहीं। जो जनरली फंक्शनल इक्वेशन जो अपन को पढ़ाई जाती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है। एक तो जब आप एक्स को 1/x से रिप्लेस करते हो, और एक में आप 1/x को एक्स से रिप्लेस करते हो, तो सीधे सीधे उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। अब उसके क्वेश्चन उस टाइप के फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन आना पर्टिकुलरली कम हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं फंक्शनल इक्वेशन जिनका डेरिवेशन जो बेसिकली किससे होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से होता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल से। जिन फंक्शनल इक्वेशन का डेरिवेटिव होता है उन फंक्शनल इक्वेशंस के क्वेश्चन क्या है अब मेजरली एग्जाम्स में पूछ रहा था। और स्पेशली जे एडवांस्ड में कभी भी एक्स को 1/x और 1/x को एक्स से रिप्लेस करने वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो कई बच्चों का एक आध बच्चे का कमेंट भी आया था कि सर ये जे एडवांस लेवल नहीं है। देखो, जे एडवांस लेवल के उसमें क्वेश्चन सॉल्व हुए, जे एडवांस लेवल के उसमें कंसेप्ट पढ़ाए गए। तो अभी भी आप सोच रहे हो कि उसमें जे एडवांस का कोई कॉन्सेप्ट कवर नहीं हुआ है, तो मेरे एंड से तो वो हर कोई कॉन्सेप्ट कवर हो चुका है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फर्दर कोई ऐसा टॉपिक है, फिर ऐसा क्वेश्चन है जो उस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद भी आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो पर्टिकुलर उस साल का पेपर और उस साल के पेपर का वो क्वेश्चन मेरे को कमेंट में एक बार टैली कर देना। मैं सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने वीडियो में पढ़ा रखा है उसी कॉन्सेप्ट से आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। और नहीं सॉल्व होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग कॉन्सेप्ट पढ़ा के या फिर कुछ उसमें अगर अलग सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कोई भारी कॉन्सेप्ट लग गया, कोई तगड़ा ही कॉन्सेप्ट लग गया, तो फिर अलग बात है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, पहले तो मेरे को एक दिन ये सोचना पड़ेगा कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे पढ़ाऊँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, मतलब काफ़ी बड़ा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में, बहुत सारी चीज़ें आती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो मैंने ये सोचा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का देखो, अगर मैं आपको ये पढ़ाने लग गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, जो अपन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, अर्गान प्लेन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करते हो, ए प्लस आयोटा बी, जिसके कोऑर्डिनेट आप कितने लेते हो, ए कॉमा बी। अब ए कॉमा बी को आप अर्गन प्लेन में कैसे शो करते हो। अगर मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाने लग गया तो फिर तो काम तमाम हो जाएगा। मतलब पहले मैंने ये सोचा कि आपको ये पढ़ाता हूँ, बेसिक से कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो अगर मैं ए पॉइंट बी को फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो करूँ, ए कॉमा बी, और ये एंगल थीटा है, इस एक्सिस को अपन बोलते हैं रियल एक्सिस, यहाँ पर रियल पार्ट शो होते हैं, ये होती है अपने पास रियल एक्सिस। और ये वाली जो एक्सिस अपने पास होती है, ये वाली एक्सिस को अपन बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। और वो प्लेन या फिर वो सिस्टम जहाँ पर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर्टिकुलर प्लेन का अपन को नाम पता होना चाहिए। वो पर्टिकुलर प्लेन का नाम अपन के पास क्या होता है, अर्गन प्लेन। उस पर्टिकुलर प्लेन को अपन क्या बोलते हैं, अर्गन प्लेन। तो ये सब चीज़ें वो चीज़ें हैं जो मतलब बेसिक एक बोर्ड लेवल के बच्चे को भी पता होती है। ये चीज़ भले ही बोर्ड लेवल के बच्चे को ना पता हो, पर ये तो पता होता है कि z इक्वल्स टू अपन क्या लिखते हैं, x प्लस आयोटा वाई लिखते हैं, जहाँ पर x जो होता है वो अपने पास रियल पार्ट होता है, y जो होता है वो अपने पास ये वाला पार्ट इमेजनरी पार्ट होता है। और ये z बार निकालना सबको आता होगा, z बार में जो इमेजनरी पार्ट होता है इसका नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई। तो ये वो चीज़ें हैं जो सब जे एस्पिरेंट या फिर जो बेसिक बच्चा बोर्ड की तैयारी भी कर रहा है उसको ये चीज़ें पता होती हैं। पर अल्टीमेटली आई थॉट कि आपको एक टॉपिक, जो पर्टिकुलर टॉपिक है, टॉपिक पढ़ाया कैसे जाए। तो मैंने सोचा कि जहाँ पर से कॉम्प्लेक्स नंबर में खेल खराब होना शुरू होता है, मतलब जहाँ पर से खेल बिगड़ता है पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर में, वहाँ से अपन इस टॉपिक को पकड़ते हैं। और धीरे धीरे जो 11th का बच्चा भी मेरी वीडियो से, मेरे चैनल से ट्यून है, ताकि उसके लिए भी बेनिफिशियल हो जाए ये। क्योंकि जहाँ पर से आप खेल खराब करना शुरू करते हो ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, पर्टिकुलरली वो टॉपिक ये होता है, वो टॉपिक होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट से खेल खराब होना शुरू रहता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कई प्रॉपर्टीज़ भी ऐसी हैं जहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में बच्चे क्या करते हैं, गेम खराब, खेल खराब करना शुरू करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो टॉपिक है जहाँ से आपका गेम ओवर होना शुरू होता है, और जहाँ से आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो टफ लगना शुरू करता है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही ऐसा टॉपिक है जो पर्टिकुलरली जे एडवांस्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे आते हैं। देखो अल्टीमेटली पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप बहुत डीप में जाना चाहोगे ना, मतलब ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में, सर्कल की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में, हाइपरबोला की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में, इलिप्स की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में, पैराबोला की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में। सबसे इंपॉर्टेंट जो जेई एडवांस्ड हो या जेई मेन्स में
से पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सर्कल की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में, z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू आर। वो आईआईटी में के एक्चुअल एग्जाम्स में कई बार पूछी भी गई है, पर कभी भी ये नहीं पूछा गया कि इलिप्स की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में, हाइपरबोले की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में। आई वाज जे एडवांस स्पेसिफाइड, मैं जे एडवांस स्पेसिफाइड चीज़ों की बात कर रहा हूँ। और जेई मेंस में एक बार ऐसा हुआ है कि इलिप्स की क्वेश्चन इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में पूछी गई है। अब कुछ एक्सेप्शनल होते हैं यार, रेनॉल्ड्स नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेई मेंस पे, ऑल्दो इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन जेई मेंस सिलेबस। तो ऐसा होता है, कई बार चीज़ें जो है आउट ऑफ द बॉक्स निकल के आ जाती हैं। पर स्पेसिफिकली मैं ये चाहता हूँ कि आप बेसिकली आर्ग्यूमेंट का बेसिक कंसेप्ट समझो कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इसके बाद आर्ग्यूमेंट से कई कई अपने पास लोकस भी डिराइव होते हैं, बहुत सारे अपने फेमस लोकस होते हैं आर्ग्यूमेंट की मदद से, वो डिराइव होते हैं। इसके बाद अपन उसकी बात डिस्कस करेंगे। ये जो लेक्चर रहने वाला है बेसिक रहने वाला है किसके ऊपर, आर्ग्यूमेंट के ऊपर। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इससे कई लोकस डिराइव होते हैं जेड के। इसके बाद अपन पढ़ेंगे लोकस ऑफ जेड, ये अपना वो स्पेसिफिक टॉपिक है जो जे एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और टॉपिक आता है इसके बाद डी मोइयर्स थ्योरम, डी मायर्स थ्योरम, जो भी आप इसका नाम बोलते हो, मेरे को आज तक इसका नामकरण करना नहीं आया। डी मायर्स थ्योरम भी बहुत अपने पास क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जेई मेंस एंड जेई एडवांस जो अपने पास आता है वो आता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या आता है बच्चे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखो स्पेसिकली मैथमेटिक्स का पार्ट बताओ ना, तो जेई मेंस में और जेई एडवांस में कोई भेदभाव मत करा करो। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जेई मेंस में भी तगड़ा क्वेश्चन आएगा, जेई एडवांस में भी तगड़ा क्वेश्चन आएगा। कई बार ऐसा होता है कि जेई मेंस का क्वेश्चन इज मोर हार्डर देन जेई एडवांस्ड, और कई बार जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन इज मोर हार्डर देन जेई मेंस। बट आजकल तो ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि मेंस में ज़्यादा ही तगड़ा क्वेश्चन आ रहा है। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं आपके, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए और इंटीग्रेशन वगैरह के क्वेश्चन हो गए, डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन हो गए, इन चैप्टर के ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं जेई एडवांस के मुताबिक, जेई एडवांस के कंपैरिजन में। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड होता है वो। और इसके बाद क्या टॉपिक पढ़ोगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बाद एक और टॉपिक आता है, आप सब ने ये टॉपिक पढ़ा होगा शायद से, वो होता है nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, ये टॉपिक हो गया। ये वो टॉपिक है मतलब जो जेई मेंस और जेई एडवांस्ड दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और एक और टॉपिक आता है, आप सबने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको मैं मेंशन करना भूल गया, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये टॉपिक अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, सिर्फ आज की वीडियो में नहीं। आज की वीडियो में बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या होता है और आर्ग्यूमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर जे एडवांस 2022 में जो क्वेश्चन आ रखा है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कैसे बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हो, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहना शुरू से लास्ट तक। आई होप कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट बिल्कुल ही मक्खन हो जाएगा आपका। बिल्कुल ही बेसिक से अपन पढ़ाना शुरू करते हैं, आपको पता ही है, बेसिक से बिल्कुल ऊपर लेवल तक ले जाते हैं। जेई एडवांस्ड, जेई मेंस, किसी भी एग्जाम में बेसिकली दो क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में ले रखे हैं, एक जेई मेंस का है और एक जेई एडवांस्ड का है, और वो एक्सट्रीम है, मतलब उससे टफ नहीं आ सकता। आर्ग्यूमेंट की बेसिक प्रॉपर्टी में उससे टफ क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो यही है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। बेसिकली आप वो पढ़ते हो, जैसे z2 माइनस z1 को आप क्या बोलते हो, इट इज़ बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। और z+1 को आप कैसे लिख सकते हो, z माइनस ऑफ z1, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट z एंड -1। तो इस तरीके से। और कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हो। और उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। रोटेशन का कंसेप्ट भी जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड लोकस इंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट से जो आपके स्टैंडर्ड लोकस ड्राइव होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन की रेज हो जाती है, वो भी आर्ग्यूमेंट के एक लोकस से ड्राइव होती है। एक सेमी सर्कल जब बनता है, वो भी आपको पता होगा, एक आर्ग्यूमेंट के लोकस से ड्राइव होता है। उसके बाद वो सब चीज़ें आती हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये सब इक्वेशंस क्या पूछी जाती है अपन से, ये सारे टॉपिक इसके अंदर आते हैं। तो बेसिक अपन का जो आज का टॉपिक है, अगर आपको इन सब टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप बता देना। और अगर मैं खराब पढ़ा रहा हूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टॉपिक, तो वो भी बता देना, कोई और टॉपिक में स्विच मार देंगे, ठीक है। ओके, अब थोड़ा बेसिक से पढ़ना शुरू करते हैं, किसको, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो पहले हेडिंग डालो, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको समझाते हैं आज, रियल खेल बताते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लो बच्चों, क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
ये मैं बेसिक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया कि इसको कहाँ से उठाया जाए आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के। सिर्फ क्वेश्चन कराता तो क्वेश्चन में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे लगते हैं जो आपको बेसिक से पता नहीं है, तो फिर मैंने सोचा यार एक बार बेसिक से ही पढ़ा दो कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले तो मन कर रहा था कि पूरा चैप्टर ही पढ़ाऊँ उसको एक बार शुरू से। अगर पूरे चैप्टर का ही वन शॉट चाहिए होगा तो वो भी बता देना। एक कोशिश करूँगा कि एक दिन 2-3 घंटे बैठ के एक इसका वन शॉट ही डिराइव कर दूँ और वन शॉट ही पेल दूँ उसका, मतलब वन शॉट ही आपको दे दूँ और फिर देख लेना। मतलब मेंस लेवल तक का होगा और जहाँ तक कोशिश करूँगा कि जे एडवांस्ड लेवल को वन शॉट सिर्फ टच करे, सिर्फ टच करे। मतलब वो सारे कॉन्सेप्ट हों जो जे एडवांस लेवल तक टच हों और एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस की वीडियो ऐसी आए जिसमें जे एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो, तो अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपका पूरी तरीके से सिक्योर हो जाए। ओके, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये रिप्रेजेंट करता है ना बेसिकली कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको आपने अर्गन प्लेन में शो कर रखा है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल एक्सिस के साथ कितनी एंगल बना रही है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z, ये मैंने z एक कॉम्प्लेक्स नंबर, पेन ही चेंज कर लेते हैं यार, सेम पेन लग रही है बिल्कुल। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जैसे मैंने z एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किसे, x प्लस आयोटा वाई से। इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x कॉमा वाई, वाई इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, x इसका रियल पार्ट हो गया। अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z की बात करूँ, अगर मेरे को ये बोल रखा है कि जो z का आर्ग्यूमेंट है वो मेरे को किसके बराबर दे रखा है, थीटा। इसका मतलब ये होता है बच्चा कि जो z है उसने रियल एक्सिस, जो पॉजिटिव रियल एक्सिस होती है अपने पास, उसके साथ क्या बना रखा है, थीटा एंगल बना रखा है। दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे z एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मेरे पास मान लो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इसके कोऑर्डिनेट है कितने, x कॉमा वाई। ठीक हो गया। ये वाली जो एक्सिस होती है, ये वाली एक्सिस होती है अपने पास इमेजिनरी एक्सिस, ये सबको पता होगा। y axis is called imaginary axis and this is called x axis which we called real axis। अगर यहाँ से अंदाजा नहीं आ रहा तो y axis, y वाला पार्ट imaginary होता है तो that is imaginary axis and x axis is real, तो that we called real x axis। अब देखो, अब मैं इसके आर्ग्यूमेंट को मेजर करता हूँ। आर्ग्यूमेंट मेजर ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस, वहाँ से जहाँ तक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है, तो ये मेरे पास इसका आर्ग्यूमेंट है थीटा। थीटा क्या है मेरे पास यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका आर्ग्यूमेंट है, z का आर्ग्यूमेंट, मतलब रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो पर्टिकुलर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो डिस्टेंस होता है, ये पूरी लाइन की डिस्टेंस, दैट वी कॉल मॉड्यूलस ऑफ z, एंड मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। और ये पॉइंट कितना है मेरे पास, 0,0। तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट, अगर आपसे पूछे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो आप कहोगे बेसिकली इट इज़ द एंगल विच अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज मेड फ्रॉम व्हेन मेजर फ्रॉम द पॉजिटिव रियल एक्सिस। जब पॉजिटिव रियल एक्सिस से आपने मेजर करा तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का उतना एंगल बना हुआ था, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं। कई बच्चा बोलेगा कि मैं सीधे सीधे मेजर नहीं कर रहा, मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को ऐसे मेजर कर रहा हूँ, एक चक्कर लगा के आता हूँ पहले, फिर यहाँ पर आके मेजर करता हूँ। तो अल्टीमेटली ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है, ये वाला आर्ग्यूमेंट कितना होगा, ये वाला आर्ग्यूमेंट होगा 2 पाई, क्योंकि पहले वो यहाँ तक पूरा 2 पाई एंगल चला। एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ तक पूरा 2 पाई एंगल चला, उसके बाद ये एक्स्ट्रा पाई चला, तो 2 पाई प्लस का थीटा। अब कोई बोलेगा मैं एक चक्कर नहीं लगा के आ रहा हूँ, मैं 2 चक्कर लगा रहा हूँ, मतलब पहले एक बार घूमा, फिर एक और बार घूमा, और फिर जाके यहाँ पर आया, तो 2 बार 2 पाई करा, तो 2 पाई प्लस थीटा भी हो सकता है, कॉमा क्या क्या हो सकता है, 4 पाई प्लस थीटा, ये भी हो सकता है। और ऐसी सोन आगे चीज़ें क्या करते रहती हैं, चलते रहती हैं। पर जो थीटा प्लस 0 में जो थीटा होता है आपका, उसे अपन बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इस थीटा को क्या बोलते हैं अपन, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। एक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, उसके बाद सारे आप आर्ग्यूमेंट क्या करते हो, आगे चलाते रहते हो, बट एक ऐसा आर्ग्यूमेंट होता है थीटा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या कोई बच्चा मेरे को ये बताएगा, यहाँ पर एक मिनट पॉज करना है, एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अपने पास होता है, उस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की जो वो होती है, उस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का जो रेंज होता है, मतलब किस किस के बीच में क्या क्या रेंज होती है बेसिकली, ये बताओ मेरे को, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज क्या होती है, तो कैन यू प्लीज टेल मी द रेंज ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये बहुत सही कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में। कई चीज़ें ऐसी होंगी आज के लेक्चर देखने के बाद आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता लगेगी, ये भी था, वाओ इंटरेस्टिंग। जैसे फंक्शनल इक्वेशंस, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस, बाइनोमियल थ्योरम, जब इनके लेक्चर्स आए तो आपको पता लगा, बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी, क्योंकि यार ये भी होता है क्या, ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है, मैंने तो पहली बार सुना ऐसा कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पूरा नहीं लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, छोटा सा लिख रहा हूँ। देखो, जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, फिर जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिसका आर्ग्यूमेंट आप निकाल रहे हो,
उसकी जो वैल्यू होती है वो लाई करती है बेसिकली किस किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच में, वो लाई करती है -π से लेके +π के बीच में। समझे? किसके बीच में लाई करती है? वो लाई करती है हमेशा किसके बीच में? -π से लेके +π के बीच में। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात जो है नोटिस करने वाली, वो ये है कि यहाँ पर है मेरे पास क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ पर क्या है मेरे पास? क्लोज्ड इंटरवल। और यहाँ पर है मेरे पास कौन सा इंटरवल? ये कौन सा इंटरवल है? यहाँ पर है मेरे पास ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ये समझ में आ गया? थोड़ा हल्ला गुल्ला चलेगा आजकल पीछे, क्योंकि फाइनली आया मैंने हॉस्टल, तो यहाँ शांति नहीं रहती कभी भी। ये क्या है मेरे पास? क्लोज इंटरवल। और ये है क्या? ये क्या है मेरे पास? ओपन इंटरवल। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ी सी आपको जनरल चीज़ें बताता हूँ। जनरल चीज़ें जो है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या है, मतलब बेसिक जो है वो बेसिक क्वेश्चन से अपन शुरुआत करते हैं, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। अल्टीमेटली सब नहीं पढ़ी होगी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं उसके शॉर्ट ट्रिक, अल्फा जो होता है सब नहीं पढ़ा होगा, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। पर एक पहले छोटे मोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक पॉइंट लिखो मेरे पास, क्या आपको वो पॉइंट समझ में आएगा? वो पॉइंट मेरे को बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खुद ही डिराइव कर रखा है मैंने ये पॉइंट। वो है, ये है एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर विच इज प्रेजेंट, एनी नंबर विच इज प्रेजेंट, एनी नंबर विच इज प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस, ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस, एनी नंबर विच इज प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस, their principal axis argument is 0, their principal argument is 0। जो उनका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है, कितना होता है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज 0। ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, और इसको ज्योमेट्रिकली जब तक खुद इंटरप्रेट नहीं करोगे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में यही चीज़ है। इतना मस्त टॉपिक इसीलिए होता है और इतना टिपिकल भी इसीलिए बन जाता है, क्योंकि चीज़ें क्या है, आप खुद इंटरप्रेट नहीं करते हो। जब तक खुद ग्राफिकली इंटरप्रेट नहीं करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में चीज़ें, तब तक मोर और मोर वो टिपिकल होते ही रहेगा। मैंने क्या लिख रखा है? एनी नंबर विच इज प्रेजेंट, विच इज रिप्रेजेंट, ऐसा प्रेजेंट रिप्रेजेंट जो भी है, विच इज प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस, कोई भी नंबर जो पॉजिटिव रियल एक्सिस में रिप्रेजेंट है, मतलब पॉजिटिव रियल एक्सिस में बैठ रखा है, उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 0 होगा। अभी आपको ऑब्वियस सी कंडीशन लग रही होगी, पर एक ऐसा क्वेश्चन आपको दूंगा, उसका आर्ग्यूमेंट निकाला होगा, उसका आर्ग्यूमेंट निकालने बच्चे 10 बार सोचेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को इसका आर्ग्यूमेंट निकाल के दिखाओ, जैसे क्या एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसका आर्ग्यूमेंट निकाल के लाओ, z इक्वल्स टू 36 आपको दे रखा है, इसका मेरे को आर्ग्यूमेंट बताओ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होगा ये बताओ मेरे को। कई बच्चे अटक जाएंगे इसमें, बहुत सारे बच्चे अटक जाएंगे, और कोई डायरेक्टली कहेगा कि इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा? 0। क्यों होगा इसका आर्ग्यूमेंट 0? ये देखो, ये मेरे पास कौन सी एक्सिस है? ये मेरे पास है बेसिकली रियल एक्सिस, एंड दिस इज माई इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज माई इमेजिनरी एक्सिस। एक मिनट, मैं एक इंक यहाँ पर चेंज मार लेता हूँ, अपन 3 इंक से हाथ से काम करना शुरू करते हैं। ब्लू वाली इंक बेकार लग रही मेरे को, ब्लू वाली इंक को हटाओ, व्हाइट इंक को इंट्रोड्यूस कराते हैं अपन। ये कौन सी एक्सेस है अपने पास? ये एक्सेस है अपने पास रियल एक्सेस, ये एक्सेस है अपने पास कौन सी? इमेजिनरी एक्सेस। अब मैंने क्या बोल रखा है? मैंने बोल रखा है एनी नंबर विच इज प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव रियल एक्सेस, कोई भी नंबर पॉजिटिव रियल एक्सेस में है। अगर ये नंबर z इक्वल टू 36 है तो इसको बेसिकली ऐसा लिख सकता हूँ 36 प्लस 0 आयोटा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट होगा बेसिकली कितना? 36,0। ये कोऑर्डिनेट होगा 36,0 कहाँ पर लाई करेगा? अल्टीमेटली दैट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पर कहीं पर लाई करेगा 36,0। तो इस एक्सिस में जितने भी पॉइंट आएंगे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, अप टू टिल इन्फिनिटी तक, तो उन सब का आर्ग्यूमेंट कितना होगा? आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन लगाओ, इट इज अ एंगल विच इज मेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये ऊपर कवर नहीं कर रखी है। जो ये एंगल बनाता है ना, ये कौन सी डायरेक्शन में बनाता है? ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना बच्चे से। कौन सी डायरेक्शन में मेजर करना? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मेजर करना, हमेशा इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा इसको मेजर करना। तो अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई कर रहा है? बेसिकली इसी एक्सेस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इस एक्सेस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उन सबका आर्ग्यूमेंट कितना होगा? 0। अच्छा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर लाई कर रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी एक्सेस में लाई कर रहा है, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, क्वेश्चन पूछा
यहाँ पे नहीं पूछते हैं क्वेश्चन, नीचे पूछते हैं। एक क्वेश्चन दिया आपको मैंने, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। क्वेश्चन है दे रखा है आपको z इक्वल टू 5 आयोटा दे दिया, z इक्वल टू कितना दे दिया आपको 6 आयोटा दे दिया मान लो। तो इससे आपका आर्गुमेंट पूछा था पॉइंट कितना है, ये एक्स रियल पार्ट तो 0 है, इमेजनरी पार्ट है इसका 6 है, तो अल्टीमेटली 0,6 कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर कहीं पर लाई करेगा और यहाँ पर कहीं पर लाई करेगा। तो आर्गुमेंट के हिसाब से इसकी एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा आपके पास थीटा, एंड थीटा इक्वल्स टू कितना होगा π/2। तो वो सारे पॉइंट जो इमेजनरी एक्सेस में लाई करेंगे उनके लिए आर्गुमेंट कितना होगा प्लस π/2, दैट आर्गुमेंट विल बी प्लस π/2। समझ में आ गया, आर्गुमेंट कितना होगा प्लस का π/2। अच्छा, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहे हैं मेरे, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहे हैं तो उन पॉइंट्स का आर्गुमेंट कितना होगा, रियल एक्सिस से मेजर करना शुरू करो, यहाँ पर जाओ तो यहाँ पर वाले पॉइंट्स जो भी हैं इनका आर्गुमेंट कितना होगा, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू होगा मेरे पास पॉजिटिव का पाई। अब आप बोलोगे सर यहाँ से भी मेजर कर सकता हूँ, यहाँ से कुछ ऐसे करके मेजर करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा -π आ जाएगा। देखो -π किसी का आर्गुमेंट नहीं हो सकता, जो मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये तरीका जो है ना गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसे आर्गुमेंट मेजर करने का तरीका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, जो मैंने आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू बताई वो होती है हमेशा किसके बीच में, -π से लेकर +π के बीच में होती है। तो अगर आपकी डायरेक्टली -π वैल्यू आ जा रही है तो दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि -π में यहाँ पर क्या लग रखा है, ओपन इंटरवल लग रखा है। तो -π कभी भी किसी का आर्गुमेंट नहीं हो सकता, +π बिल्कुल हो सकता है, तभी हम यहाँ पर से मेजर करते हैं और यहाँ पर का आर्गुमेंट कितना निकल के आता है, प्लस का पाई निकल के आता है। और यहाँ पर से डायरेक्टली इसलिए मेजर नहीं करते हैं -π, क्योंकि -π हमारे क्या है, इंटरवल में नहीं है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू हमारे पास -π से लेकर +π के बीच में रहती है। तो कभी भी ये क्लेम मत करना जो पॉइंट मेरे यहाँ पर है उन पॉइंट का आर्गुमेंट कितना है, -π, ये डायरेक्टली आप क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा क्लेम कर सकते हो कि जो पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है इन पॉइंट्स का आर्गुमेंट, रादर इतना बड़ा मेजर करने की जगह डायरेक्टली यहाँ पर से लेके यहाँ पर निकल के आना, यहाँ पर आर्गुमेंट कितना होगा, इन पॉइंट्स वाले का आर्गुमेंट होगा मेरे पास माइनस का π/2, क्योंकि आप माइनस का π/2 आ रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आर्गुमेंट के केस में हमेशा ट्रीट करना नेगेटिव की तरह, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर आपको दे रखी है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमेशा ट्रीट करना आप किसकी तरह, पॉजिटिव की तरह आप इसको क्या करोगे, ट्रीट करना शुरू कर दोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिलेटेड, कि -π जो है वो अपने प्रिंसिपल आर्गुमेंट में क्या होता है, इंक्लूडेड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो आपको बता दिया यहाँ पर एग्जाम्पल की मदद से, ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि भैया कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास आ जाए तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, ये बताओ ना। तो उसके लिए एक शॉर्टकट होता है, बहुत ही सही शॉर्टकट होता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपको अल्फा फाइंड करना होता है, फाइंड अल्फा। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो आपको फाइंड करना होता है, फाइंड अल्फा। एक बार अल्फा निकल गया, अब अल्फा किस फॉर्मूले से निकलेगा, अल्फा का फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ a डिवाइडेड बाई b। अब a कॉमा b क्या है, a है मेरे पास रियल पार्ट, a है मेरे पास, सॉरी एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पर जो उल्टा हो जाता है, यहाँ पर b/a हो जाता है, यहाँ पर a रियल पार्ट और b जो होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास b इमेजिनरी पार्ट। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इस टाइप का है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू दे रखा है, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप का है a प्लस आयोटा b टाइप का है, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर का आप आर्ग्यूमेंट क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है दूसरे स्टेप पे कि उसका फाइनल आर्ग्यूमेंट जो निकल के आएगा वो डिपेंड करता है, यहाँ पर से तो अल्फा निकल के आ गया आपका, अब ये डिपेंड करता है फाइनल आर्ग्यूमेंट की जो z है कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका a कॉमा b, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लाइज ऑन विच क्वाड्रेंट, लाइज ऑन विच क्वाड्रेंट, उस क्वाड्रेंट के हिसाब से उसका आर्ग्यूमेंट क्या करता है अपने पास, चेंज आउट होते रहता है। अब ये बात आएगी कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में आपके पास पर्टिकुलरली लाई कर रहा है। अगर 4 क्वाड्रेंट होते हैं बेसिकली, तो चारों क्वाड्रेंट में अपने पास वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। अगर पहले क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है तो सेम अल्फा रहेगा। ये पॉइंट बेसिकली a कॉमा बी को पता करना है, a कॉमा बी अगर पहले क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है तो अल्फा रहेगी वैल्यू, अगर a कॉमा बी सेकंड क्वाड्रेंट पर लाई करता है तो पाई माइनस अल्फा हो जाती है, थर्ड क्वाड्रेंट पर लाई करता है तो अल्फा माइनस पाई हो जाती है, फोर्थ क्वाड्रेंट पर लाई करता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है माइनस का अल्फा। ये अपने पास है बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट, ये अपने पास है बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये अपने पास है सेकंड क्वाड्रेंट, ये अपने पास है कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ये है बेसिकली कंडीशन। तो एक बार अल्फा निकल गया, अल्फा निकालने के बाद आपको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट इन विच द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज, या फिर इन विच द z लाइज। यहाँ पर लिख देता हूँ आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट इन विच z लाइज, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट इन विच z लाइज। किस क्वाड्रेंट पे z लाई कर रहा है उस क्वाड्रेंट को आपको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, और अल्फा की वैल्यू पुट करना, आपका क्या आ जाएगा,
आर्ग्यूमेंट निकल के आ जाएगा। सबसे पहले अल्फा निकालना है। अल्फा कैसे निकलेगा भाई साहब? अल्फा निकलेगा आपके पास tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाई ए से निकलेगा अल्फा। उसके बाद अगर पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में, ये चार केस आपको क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल देख के डायरेक्टली आपका आंसर क्या आता है, निकल के आ सकता है। और ए और बी क्या है? ए और बी बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ए प्लस आयोटा बी, ए इज़ अ रियल पार्ट एंड बी इज़ माई कॉल्ड बट इमेजिनरी पार्ट। अब इसके एक आध बेसिक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं आर्ग्यूमेंट निकालने के। बहुत ही चिंदी चीज़ है, पता है मेरे को, बट एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले लिया, आप निकाल के दिखाओ मेरे को इसका आर्ग्यूमेंट। z इक्वल टू दे रखा है आपको माइनस का आई माइनस का अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो उसको अगर a की वैल्यू निकालूँ यहाँ से तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस का 1, b की वैल्यू निकालूँ तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस का अंडर रूट 3। तो अल्फा जो आ जाएगा मेरे पास, सबसे पहले अल्फा आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ b डिवाइडेड बाई a। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3। अब इसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली पता है कितनी होती है, पाई बाई 3। और क्योंकि मेरा ए भी निगेटिव है, बी भी निगेटिव है, तो अल्टीमेटली माइनस और माइनस मेरे पास किस क्वाड्रेंट में आते हैं? माइनस और माइनस मेरे पास बच्चों आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। इतना सब, ये सब दिमाग में करना है आपको, इतना लिखना नहीं है यहाँ पे। ये पाई बाई 3 तक लिखना है। ये माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? अल्फा माइनस पाई। ये आपको लगानी है। तो दिस इज योर फाइनल आर्ग्यूमेंट। तो अगर आप लिखोगे अपनी आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू, तो दैट विल राइट एज अल्फा माइनस पाई। अल्फा कितना है? पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 माइनस का पाई कितना होगा? माइनस का 2 पाई बाई 3। अगर इसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करके दिखाऊं तो एक्चुअली दिख कैसा रहा है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, दिख कैसा रहा है आपका आर्ग्यूमेंट? तो ये थी मेरी इमेजिनरी एक्सेस, ये थी मेरी रियल एक्सेस, और ये यहाँ पर कहीं था मेरे पास क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये है मेरे पास कहीं पर कॉम्प्लेक्स नंबर। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपने मेजर कर रखा है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट नेगेटिव आ रखा है, मतलब आपने कहाँ से मेजर कर रखा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रखा है। तो रियल एक्सेस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करो, तो दैट विल बी माई आर्ग्यूमेंट। इसकी वैल्यू कितनी आई है मेरे पास? बेसिकली दैट इज माई माइनस का 2 पाई बाय 3। ये मेरे पास आया है। और ये मेरे पास कौन सी एक्सेस है? दिस इज माई रियल एक्सेस एंड दिस इज माई वट इमेजिनरी एक्सेस। तो ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो आप चीज़ों को। ठीक है, एक और छोटा सा इलस्ट्रेशन ले लो आप, एक और इलस्ट्रेशन ले लो ताकि समझ में आ जाए। बेसिकली z इक्वल टू अगर आपसे बोल दिया ये 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा, ये सब इंटरप्रिटेशन जरूरी है, क्योंकि जो मेंस 21 में सवाल आया था उसमें ये सब सारी चीज़ें इंटरप्रेट करनी आपको आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन अल्टीमेटली सॉल्व कर पाओगे। अब ये देखो, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 1 है सर। b की वैल्यू कितनी है? माइनस अंडर रूट 3 है सर। तो अल्फा कितना आ जाएगा सर? अल्फा आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b बाई ए, तो माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 1। तो अगेन थोड़ा बहुत सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पर अल्फा कितना निकल के आ गया आपके पास? पाई बाई 3 आ गया। बस क्वाड्रेंट यहाँ पर चेंज हो जाता आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर a तो प्लस है पर b आपके पास क्या है? माइनस है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये अपने पास लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर कितना होता है? वो होता है माइनस का अल्फा। तो अल्टीमेटली आपके पास अगर कोई पूछे आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना निकल के आया, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस का पाई बाय 3। तो अगर इसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे तो ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट करोगे बच्चों से? फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर राई कर रहा है। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z, और ये आपके पास क्या है इसका? पर्टिकुलरली आर्ग्यूमेंट माइनस का पाई बाय 3। दैट इज कॉल्ड माई आर्ग्यूमेंट। ऐसे इंटरप्रेट करना आना चाहिए ज्योमेट्रिकली, तभी एडवांस्ड के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। अब इसकी बात करते हैं। देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली जो बेसिक लेवल पे चीज़ें थी ना, वो इतनी ही थी। अब इसकी थोड़ी बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। अगर इतना आता है तो मतलब आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक आता है। तो आज की क्लास, जो कि बेसिकली मैंने आपसे पहले बता दिया था कि बेसिक ऑफ आर्ग्यूमेंट में ट्यून्ड रहेगी, एक जे एडवांस का सवाल मैंने इससे डाल दिया ताकि थोड़ा हैप्पीनेस आपको हो जाए कि हाँ कुछ पढ़ाया इसने, बट फाइनली एक जे एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। ठीक हो गया, पर वो आपसे खुद से सॉल्व होना चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ी प्रॉपर्टीज़ की। मुंह बोली प्रॉपर्टीज़ हैं, सबको याद रहती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपन लिखते हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टीज़ किसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस, सारी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। कॉन्जुगेट एंड आर्ग्यूमेंट सब रिलेटेड ही हैं, इंपॉर्टेंट ही हैं सारी। कॉन्जुगेट एंड आर्ग्यूमेंट, इन सब की प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या करते हैं अपन? थोड़ा बहुत डिस्कस आउट कर लेते हैं कि क्या कहती है इनकी प्रॉपर्टीज़। एक मिनट, ये अब सही है, अब बेहतर है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है कि चाहे आप मॉड्यूलस ऑफ z लिखो, चाहे आप मॉड्यूलस ऑफ z ऑफ बार लिखो, चाहे आप इसको ऐसा लिखो मॉड्यूलस ऑफ माइनस ऑफ z, चाहे आप इसको ऐसा लिखो माइनस मॉड्यूलस ऑफ z बार, ये अल्टीमेटली क्या है? सारी सेम चीज़ है। ये प्रॉपर्टी बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है, मतलब मज़ेदार प्रॉपर्टी है।
इसको स्टार मार्क कर लो। मॉड्यूलस ऑफ जेड लिखो, मॉड्यूलस ऑफ जेड बार लिखो, माइनस जेड लिखो, मॉड्यूलस का माइनस जेड का बार लिखो, अल्टीमेटली सेम प्रॉपर्टी है सारी, मतलब वही कह रहा हूँ, फोकट की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर Z1 और Z2 का अगर मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो इसको आप लिख सकते हो मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू कितना, मॉड्यूलस ऑफ Z2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तीसरी चीज़ अगर देखूँ, तीसरी चीज़ है मेरे पास मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपॉन Z2। तो इस पर्टिकुलर को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपॉन कितना, मॉड्यूलस ऑफ Z2। एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर Z की पावर में n अंदर है तो उसको आप लिख सकते हो मॉड्यूलस ऑफ Z की पावर n। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी एक जे एडवांस का सवाल आ रखा है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी एक JEE एडवांस का सवाल आ रखा है। जे एडवांस का सवाल इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या हो रखा है, आ रखा है। ठीक है सर, आने दो। और एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर कहीं पर आपको दे रखा है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो जेड इंटू जेड बार। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें भी जे एडवांस का सवाल आ रखा है। जो आज मैं कराने वाला हूँ वो इसी के ऊपर है, बट अल्टीमेटली मैं उसको दूसरे मेथड से करूँगा, ईजी मेथड से। कई बच्चों ने इस मेथड से करा होगा। और अगर कोई बोलता है आपसे कि जेड जो है वो प्योरली रियल है, इफ़ z इज़ प्योरली रियल, ये तो सबको पता होगा। इफ़ z इज़ क्या है हमारे पास, z, अगर z ऐसा बोल रखा है प्योरली रियल, अगर हमें z को बोल रखा है तो उसका मतलब ये होता है कि z बार जो है वो आपके पास किसके बराबर है, z के बराबर है। ये पता होगा सबको। अगर कोई बोले इफ़ z इज़ प्योरली इमेजिनरी, तो z बार किसके बराबर होगा। अगर हमको बोल रखा है z इज़ इमेजिनरी, प्योरली भी लिखना भूल गया, सॉरी। z अगर प्योरली इमेजिनरी बोल रखा है तो हमारे पास z बार किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ z। तो ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर लो। और मॉड्यूलस स्प्लिट आउट हो जाता है, ये प्रॉपर्टी सबको पता होगी। बेसिकली एक तरीके से रिवीजन ही हो रहा है। Z1 प्लस Z2 अगर इसके होल में बार दे रखा है तो अल्टीमेटली ये बन जाता है Z1 बार प्लस ये बन जाता है Z2 बार। सेकंड पॉइंट, अगर ऐसा दे रखा है Z1 इंटू Z2 का होल बार, तो ये बन जाता है अपने पास Z1 का बार इंटू Z2 का बार। ये मत सोचना कि ये जे एडवांस लेवल का है, ये छोटी लेवल की चीज़ है, छोटी बातें हैं। मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 का बार, इसको ऐसे स्प्लिट आउट करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ Z1 का बार अपॉन यहाँ पर आता है Z2 का बार। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ भी अपने पास क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रॉपर्टीज़ अगर आप अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपके माइंड में है तो अल्टीमेटली आप कोई भी आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। और कुछ आर्ग्यूमेंट की और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती हैं जो बेसिकली मेरे को लॉग के फंडे जैसी लगती हैं। अगर आपसे ऐसा पूछा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, तो जैसे लॉग को स्प्लिट आउट करते हो वैसे ही इसको स्प्लिट आउट कर सकते हो। कैसे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस इसको क्या लिख सकते हो आप, सॉरी, इसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस 2k पाई। अब ये 2k पाई क्या है, यहाँ पर k की वैल्यू जो होती है वो हो सकती है 0 1 2, कोई भी इंटीजर हो सकती है। ये 2k पाई इसीलिए आया है, जो मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट समझाया ना, कहाँ पर गया ऊपर, जो मैंने आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाया था। ये अगर कोई 2 बार घूम के आ रहा है तो 3 बार घूम के आ रहा है तो 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, तो 2k पाई उसी के लिए है। अगर k इक्वल टू 0 है मतलब एक बार भी नहीं घूमा, डायरेक्टली मेजर कर लिया आप। ठीक है, अगर 2 बार घूमा, एक बार घूमा तो 2 इंटू 1 इंटू पाई, तो डेट विल बिकम 2 पाई। 2 बार घूमा तो 4 पाई, 2 रिवॉल्यूशंस लगा है, तो उसके लिए प्लस माइनस 2k पाई थीटा लिखते हैं। प्लस माइनस क्यों, अगर क्लॉकवाइज घूमा है तो माइनस, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमा है तो अल्टीमेटली पॉजिटिव। अगर इसको आपको एलेबोरेट करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 अगर आपसे कोई पूछे, इसको कितना लिखोगे, इसको अपन लिख सकते हैं कितना, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस कितना, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, और प्लस माइनस अगेन यहाँ पर कितना आता है, प्लस माइनस अगेन यहाँ पर आता है 2k पाई। अगर ऐसा किसी ने लिख दिया है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर n, बिल्कुल लॉग है, लॉग की प्रॉपर्टी है, इसको लॉग से कंपेयर करा करो। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस माइनस यहाँ पर भी आ रहा था 2k पाई। अगर किसी ने ऊपर से बार लगा दिया तो क्या होगा, बार को माइनस जैसे बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लो, ये बार को बाहर निकाल लेना बेसिकली। और बार किस फॉर्म में बाहर आएगा, माइनस के फॉर्म में बाहर आएगा। और यहाँ पर रहेगा अपने पास आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस माइनस 2k पाई। ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी अपने क्या होनी चाहिए, फोकस में होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज़ अगर अपने फिंगर टिप्स में है तो अल्टीमेटली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इतना ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर का आज मैंने बेसिक रिवीजन इसलिए लिया ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी गो थ्रू हो जाए कि हाँ हाँ ये चीज़ें होती थी कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि कई बच्चों को आर्ग्यूमेंट ही निकालना नहीं आता। अब आर्ग्यूमेंट ही निकालना नहीं आता तो उस बच्चे से क्या ही बात करें, उस बच्चे को कुछ नहीं आता। तो बेसिक एक लेक्चर होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इसमें एडवांस लेवल के कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट है, पर वो कभी पूछे नहीं जाते। पर अल्टीमेटली बच्चे एडवांस एडवांस चलाते रहते हैं और अल्टीमेटली बेसिक प्रॉपर्टीज़ में क्या करते हैं, मात खाते हैं। तो एक मेंस का क्वेश्चन है यार, लिख लो।
काफ़ी अच्छा लगा वैसे मेरे को ये क्वेश्चन अल्टीमेटली ना, थोड़ा इसमें कह नहीं रहा था मैं 2021 के बाद मेंस का लेवल थोड़ा सा अपग्रेड हुआ, हाँ तो ये क्वेश्चन ही देख के कह रहा था कि थोड़ा सा मेंस का लेवल क्या हुआ है, अपग्रेड हुआ है। शायद कई बच्चों ने कर भी रखा हो। और ये पी वाई क्यू है नहीं है, ये भी मेरे को बता देना। आई गेस पी वाई क्यू है। लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर डब्लू, एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपन को दे रखा है दैट इज 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा। लेट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, लेट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, लेट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया इसने, लेट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बी सच दैट, बी सच दैट, बी सच दैट मॉड ऑफ जेड इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू मॉड इज इक्वल टू 1। एंड एक और चीज़ दे रखी है बहुत ही भयंकर सी, वो चीज़ ये दे रखी है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कितना, पाई बाय 2। हमसे पूछा है देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस ओरिजिन कॉमा जेड एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल with vertices, with vertices, with vertices, area of triangle with vertices origin, with vertices origin comma z एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू, एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो जे एडवांस का कराने वाला हूँ उसके बाद उससे उससे ज़्यादा लेवल तो मेरे को इस क्वेश्चन का लगा बेसिकली, सच में लिटरली कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा क्वेश्चन इस लेवल का लगा। तो देखो मेरे को डब्ल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर तो गिवन है, सबसे पहले मेरे को फोकस करना चाहिए, मेरे को जेड निकालना है क्योंकि ए ट्राइंगल का एरिया पूछा है, ऑरिजिन पे ठीक है, और जेड पे पूछा है और डब्ल्यू पे पूछा है, डब्ल्यू पे, जेड पे और ऑरिजिन पे पूछा है, ठीक है, इन दोनों पे पूछा है। तो z कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैंने आपको ऊपर पढ़ाई अभी अभी, वो प्रॉपर्टी थी मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2 को अपन कैसा लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं अपन मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z2। तो छोटी छोटी प्रॉपर्टी को ध्यान देना, तो मॉड्यूलस ऑफ z इंटू डब्ल्यू को लिख सकता हूँ मॉड्यूलस ऑफ z इंटू मॉड्यूलस ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू 1। डब्ल्यू अपन को ये दे रहेगा, तो यहाँ से अगर अपन मॉड ऑफ डब्ल्यू निकालने की कोशिश करें तो वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, तो मॉड ऑफ डब्ल्यू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 + 1 4 अंडर रूट ऑफ 4 दैट विल इक्वल्स टू 2। तो ये किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, यहाँ से अगर अपन देखें तो मॉड ऑफ जेड जो आ गया वो अपने पास, वो बराबर आ गया अपने पास 1/2 के। एंड मॉड ऑफ जेड इज वॉज वट बेसिकली, इट इज डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, यही तो होता है मॉड्यूलस ऑफ जेड। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड आ गया अपने पास, मॉड्यूलस ऑफ डब्ल्यू आ गया अपने पास। अब क्या निकालना है आपको, ये कंडीशन गिवन है, क्योंकि इसके बिना राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बनने वाला बच्चे हमारा, ठीक है, समझ गए, इसके बिना राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बनने वाला। ये कंडीशन को नीचे नोट डाउन करके लिखता हूँ। हमसे बेसिकली बोल रखा है ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू π/2, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, ऐसा भी दे सकता था पता है वैसे, पर मेन से ने कहा कि थोड़ा सा रियायत बरती जाए, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू। ये चीज़ अपने को कितनी दे रही है, ये चीज़ अपने को दे रही है π/2, ठीक हो गया। अगर ये चीज़ अपने को π/2 दे रही है तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं बेसिकली, बताओ यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अगर मैं कुछ आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू को इधर ले जाने की कोशिश करूँ, देखो कुछ भी करो आंसर निकालना है अल्टीमेटली आपको। तो यहाँ पर से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को, इसको मैं लिख सकता हूँ π/2 प्लस कितना, π/2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू। मतलब ये पता है मेरे को कि जो जहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू बनने वाला है, जहाँ पर भी, मुझे नहीं पता कि आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू क्या बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, बट जहां पर भी बनेगा अल्टीमेटली आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो उससे क्या रहने वाला है, बेसिकली π/2 कदम आगे रहने वाला है। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू कैसे बनेगा, डब्ल्यू आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था बेसिकली, तभी मैंने कहा था ऊपर जो ग्राफ वगैरह बनाया रखे हैं मैंने, उन ग्राफों में फोकस करो। डब्ल्यू था 1 माइनस अंडर रूट 3। अब इसका आर्ग्यूमेंट निकालने में मत चले जाना, बेसिकली आपको क्या करना है, बस इतना देखो कि ये जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है, बस ये देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है, बस इतना देखने की कोशिश करनी है अपन को। ये कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा होगा बच्चे, ये बन रहा होगा आपके पास, ये है आपके पास प्लस कॉमा माइनस, तो ये बन रहा है अल्टीमेटली 4th क्वाड्रेंट में। तो एक बार ग्राफ तैयार हो जाए, ग्राफ के बाद अपन सारी चीज़ें ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बन रहा है अपने पास कौन से क्वाड्रेंट में, ये आ गया अपने पास कौन सा, आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू, ओके, ये आ गया अपने पास क्या, डब्ल्यू वाली चीज़ आ गई, ये अपने पास कौन सी चीज़ आ गई, डब्ल्यू वाली चीज़ आ गई। इसके कोऑर्डिनेट कितने अपने पास, इसके कोऑर्डिनेट है 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3, और ये जो लेंथ है अपने पास टोटल, ये लेंथ अपने को पता होनी चाहिए बेसिकली, ये लेंथ अपन को पता है, ये दैट लेंथ इज इक्वल्स टू 2 इन दिस केस, ये लेंथ कितनी है 2। अब देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसे निकाले, क्योंकि अपने को जेड तो गिवन नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसे निकाले, मतलब जेड पता कैसे लगेगा कहाँ पर लाई करेगा भाई, ये कंडीशन इसलिए दे रखी है π/2 आगे है किससे, आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू से।
तो ये एंगल अगर π/4 मान ले तो π/2 आगे होगा, तो यहाँ पर कहीं पर इसको अपने ऐसे करके लगा दिया, तो ये π/4 होगा, ये π/4 होगा अपने पास, और ये जो टोटल एंगल है, ये पूरा जो एंगल है, दैट होल एंगल विल बी व्हाट 90 डिग्री। तो ये इसको इससे ज्वाइन भी कर सकते हो आप, बिल्कुल इसको इससे ज्वाइन कर लो आप, सॉरी इसको इससे ज्वाइन कर लो, और ये एंगल वगैरह निकाल के देखोगे आर्ग्यूमेंट से एंगल π/4 ही आएंगे, -π/4 वगैरह इतने ही आएंगे शायद, निकाल के देख लेना, वरना ऐसे एक अंदाजे से बना सकते हो। और एक यहाँ पर से यहाँ पर का डिस्टेंस भी अपन को गिवन है कितना 1/2। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया अगर किसी को निकालना नहीं आता तो IIT की तैयारी छोड़ दे। हाफ इंटू 2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, अल्टीमेटली 0.5 इज अ डेसिमल वैल्यू, फिर पॉइंट में इसका आंसर होगा। बस अल्टीमेटली मेन फोकस आपको ग्राफ बनाने में करना है। अल्टीमेटली अगर आप इसको यहाँ भी नहीं प्लॉट करते ना तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है मैं बताता हूँ आपको। ऐसे करते हैं, दो लाइन ड्रॉ करते हैं, एक रियल एक्सिस एक इमेजिनरी एक्सिस, कहीं पर भी बना दो आर्ग्यूमेंट, कुछ तो उसका आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू का कहीं पर तो उठा हुआ होगा, तो मान लो ये अपन के पास थीटा एंगल से उठा है, इसको थीटा मान लो, इसको मैंने थीटा मान लिया, थीटा एंगल से उठा हुआ है। अब थीटा प्लस π/2 आर्ग्यूमेंट, तो थीटा तो यहाँ पर तक आ गया अपने पास, थीटा में π/2 और ऐड है, इतना इतना और ऐड है अपने पास, तो यहाँ पर से आ गया थीटा प्लस, सॉरी यहाँ पर कितना आ गया अपने पास थीटा प्लस π/2। तो अगर कोई इसे उतना दिमाग लगा के भी नहीं करता तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर कितना है, ये अपने पास 1/2, और ये कितनी है अपने पास, ये अपने पास 2, और ये पूरा एंगल कितना है अपने पास, ये पूरा एंगल है 90 डिग्री। तो अल्टीमेटली इसका एरिया कितना निकल के आ जाएगा, इसका एरिया भी निकल के आ जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 1/2, तो अल्टीमेटली द आंसर विल बी इक्वल्स टू 1/2। अब फटाफट आ रहे हैं जेई एडवांस के वो क्वेश्चन में, जो कि मेरे को उतना कठिन तो लगा नहीं यार, उससे ज़्यादा कठिन, उससे ज़्यादा थोड़ा कंसेप्चुअल तो ये लगा मेरे को, थोड़ा इसमें ग्राफ को तो कम से कम बनाना था, जबकि ग्राफ जेई एडवांस को पूछना चाहिए था। तो जेई एडवांस का जो क्वेश्चन था उसमें हमसे कुछ इस प्रकार से चीज़ें बोल लगी हैं, लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, लेट z बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, मान लो कह रहा है लेट z बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर। जे एडवांस बहुत मतलब एकदम खुल के चीज़ें बताता है ना, ठीक है। z बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ क्या साथ है इसके, विथ नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। अच्छा विथ नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, लेट z बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट इफ़, अच्छा इफ़ के बाद इसने बड़ी लंबी चौड़ी सी चीज़ दे रखी है, वो है 2 + 3z + 4z स्क्वायर अपॉन में दे रखा है अपने को 2 - 3z + 4z स्क्वायर। लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट इफ दिस इज अ रियल नंबर, दिस इज अ रियल नंबर, ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है, ठीक है। देन मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत ही आसान, बिल्कुल आसान सवाल, बिल्कुल चिंदी सवाल है, बिल्कुल लोकल सवाल। हमसे बोल रखा है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है। तो z अपन एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, z अपन ने z को मान लिया x + i/y, और हमसे बोल रहा है कि नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट मतलब y का वैल्यू क्या है अपने पास, जीरो नहीं हो सकता, और वही z की बात यहाँ पर इसने करी गई है। फिर बोल रहा है इफ़, ये एक कुछ दे रखा है इसने, इफ़ दिस इज अ रियल नंबर, ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर है तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, इसका y होगा अपने पास जीरो, यही तो होगा। अगर ये एक रियल नंबर है तो इसका इमेजिनरी पार्ट तो जीरो ही होगा ना अल्टीमेटली। तो हमें मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो पहले ये देखो, यहाँ पर एक बड़ी प्यारी चीज़ है जो आपको अगर वो समझ में आ जाए तो पूरा क्वेश्चन तो नहीं आएगा खैर समझ में, पर बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो नीचे आपको दे रखा है ना 2 - 3z + 4z स्क्वायर, लगभग वही अपने को ऊपर दे रखा है, बट एक चीज़ है यहाँ पर माइनस की जगह प्लस है। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए जो डिनोमिनेटर में क्रिएट है वो न्यूमिनेटर में क्रिएट हो जाए कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके, तो वो कट जाएगा और बाकी चीज़ बच जाएगी। तो वैसा क्रिएट करने की पहले कोशिश करते हैं, फिर उसका क्या करना है अपने को, उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो कर देना है, क्योंकि अल्टीमेटली वो पूरा एक रियल नंबर है, इतनी सी बात है। तो ऊपर मैं क्रिएट करूँगा, ध्यान से देखना, इसको मैं लिखता हूँ ऊपर 2 + 6z + 4z स्क्वायर माइनस का 3z, क्योंकि 3z को ऐसा मैं लिख सकता हूँ 6z + 3z। ये होता है मैनिपुलेशन जेई एडवांस में, 2 - 3z + 4z स्क्वायर। तो अल्टीमेटली जब ये कटेगा कुटेगा तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, 1 + ये बन जाएगा मेरे पास, सॉरी ये तो कट गया, 1 + ये बन जाएगा मेरे पास 6z अपॉन ये बन जाएगा मेरे पास 2 - 3z + 4z स्क्वायर। अब इसमें क्या है बताओ, ये एक रियल नंबर था। अब 1 तो हमारे पास क्या है भैया, 1 तो हमारे पास रियल नंबर है, 1 हमारे पास क्या है भाई साहब, 1 हमारे पास है रियल नंबर। अब इमेजिनरी वाला पार्ट तो ये है, जब एक्स जेड को x = i/y रखेंगे तो इमेजिनरी पार्ट अपने पास क्या बन रहा है, इमेजिनरी पार्ट अपने पास ये बन रहा है। तो एक काम करते हैं, z को नीचे ले आके पहले डिवाइड कर लेते हैं सबसे, ताकि इसको इमेजिनरी पार्ट इसका और छोटा हो जाए। तो 1 + यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास 6/2/z
प्लस यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास 4 टाइम्स जेड माइनस का 3। तो अब इमेजनरी पार्ट मेरे पास और छोटा हो गया, सिर्फ इतना सा आया जहाँ पर इमेजनरी पार्ट भी इंक्लूडेड है। तो अगर इस पूरे को एक रियल नंबर होना है तो अल्टीमेटली 1 तो मेरे पास रियल नंबर है, 6 अपॉन समथिंग विल बिकम रियल इन ओनली द केस इफ दिस पार्ट विल बिकम 0। अगर मेरे पास 2 अपॉन जेड, जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू है एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 4 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर ये पार्ट मेरा 0 के बराबर आ जाता है बच्चे, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा रियल है। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ रियल पार्ट बचा, 1 अपने पास पर रियल है, 6 अपने पास में रियल है, -3 अपने पास में रियल है, बस इसको 0 करना है। अब सर इसको पूरा कैसे 0 कर दिया? पूरा 0 नहीं कर रहा हूँ, बस इसमें जो रियल इमेजनरी पार्ट है उसको 0 कर देता हूँ। जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसको मैंने ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दिया, यहाँ पर रख दिया मैंने एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 4 इंटू एक्स प्लस कितना आयोटा वाई इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बस सर। अब एकदम सॉर्टेड चीज़ें अब एकदम सॉर्ट हो गई होगी। इस पर्टिकुलर टर्म का रियल इमेजनरी पार्ट बताओ कितना आएगा सर? इस पर्टिकुलर टर्म का आएगा माइनस का 2 आयोटा वाई। ठीक हो गया। इस पर्टिकुलर टर्म का बताओ, इस पर्टिकुलर टर्म का इमेजनरी पार्ट कितना आएगा? वो आएगा सर अपने पास प्लस का 4 आयोटा वाई। और इस पूरा तो ये पूरा अपने पास इमेजनरी पार्ट ही है, तो ये पूरे को अपन क्या ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो ऊपर कितना बचा अपने पास? ये यहाँ पर बचा था अपने पास माइनस का 2 टाइम्स ऑफ माइनस का 2y अपॉन अपॉन में क्या था माइनस का 2y के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस यहाँ पर कितना आ गया अपने पास, प्लस यहाँ पर आ गया अपने पास 4y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास माइनस का 2y, क्योंकि ये एक इमेजनरी पार्ट है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, क्योंकि ये एक इमेजनरी पार्ट है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर था। इमेजनरी पार्ट इज इक्वल टू 0, ये अपने पास क्या है, कंडीशन है। तो 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस का 4y के बराबर, y से y कट गया। तो अल्टीमेटली अब रिजल्ट आ गया क्या इसका आंसर इतनी जल्दी? अच्छा ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 1/2 एंड दैट इज द आंसर। सर ये आंसर कैसे है? जेड को कितना लिया था बच्चे? जेड को लिया था आपने एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पर मेरे को बताओ मॉड जेड कितना होगा? मॉड जेड होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड जेड का होल स्क्वायर कितना होगा बच्चे? ओके सर समझ में आ गया, मॉड जेड का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2। और इसका इंटीजर आंसर जो बच्चा डे एडवांस 2022 के पेपर में 1/2 भर के आया था, दैट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो उसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं था, बेसिक अपन को कंडीशन अप्लाई है। और कई बच्चे पूछ रहे होंगे यहाँ पर वाई वाई कट कैसे गया, वाई कट कैसे गया? वाई वाई इसलिए कट गया क्योंकि सबसे पहली लाइन जो क्वेश्चन में दी थी वो ही दी थी जेड जेड बी या कॉम्प्लेक्स नंबर विथ नॉन जीरो इमेजनरी पार्ट, मतलब वाई 0 नहीं है, तो वाई को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक हो गया। तो आई गेस आज का जो बेसिक आर्ग्यूमेंट का वीडियो है वो आपको समझ में आएगा। आज मैंने बेसिक बिल्कुल बेसिक डिस्कस करा है आर्ग्यूमेंट के बारे में, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसी भी चीज़ का आर्ग्यूमेंट कैसे निकाल सकते हो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई एडवांस के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख रहे हो, मतलब अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आप क्या कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे किल कर सकते हो। तो मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पे थ्योरी चाहिए या फिर कुछ ऐसा करूँ कि सवाल भी आ जाए और उसमें थ्योरी भी इंक्लूड हो जाए? क्योंकि यार थ्योरी पढ़ाए का कोई मतलब नहीं है ना। जैसे मैंने आपको आज कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी बताई, कई बच्चों का कमेंट आएगा मैंने इतना टाइमर 48 अल्टीमेटली 50 मिनट्स की वीडियो मैंने बनाई थ्योरी कंप्लीट करने में, और उसको एडिट करने में, इसका थंबनेल बनाने में, इसको अपलोड करने में इतना टाइम लगेगा। फिर कई बच्चे बोलेंगे यार सर ये एडवांस लेवल की नहीं है, जबकि इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। और अल्टीमेटली ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आ जाए तो आधे बच्चे हाथ छोड़ देंगे, आधे बच्चे इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं ये एडवांस में। इसमें क्या प्रॉपर्टी लग रही है बताओ इस क्वेश्चन में? जब आप सोचोगे, इसीलिए तो बोलता हूँ अपनी थिंकिंग एबिलिटी को थोड़ा एनहांस करो। जेई एडवांस सिर्फ नाम का टफ है, मैंने कहा नहीं 2-3 क्वेश्चन ही टफ आते हैं जेई एडवांस में, 2-3 हर एक पेपर 1 पेपर 2 में 3-4 क्वेश्चन ही ऐसे टफ आते हैं पूरे जेई एडवांस के एग्जाम में, जिसमें एक्चुअली थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स या फिर कंसेप्चुअल थिंकिंग रखती है, जो आप एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने के लिए बोलते हैं ना वो उसमें जाके लगती है। तो वो क्वेश्चन टफ होता है और अल्टीमेटली वो उन बच्चों को करने होते हैं जिनको ऑल इंडिया रैंक 110 इनके अंदर कंपीट करना होता है। अब आपको रैंक लानी है 1000 सिलेक्शन चाहिए, तो आपको क्यों वो क्वेश्चन करने हैं, जिन क्वेश्चन वो करो ना जिन क्वेश्चन से अपना सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो यही आपसे पूछना चाहता हूँ कि यही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, थ्योरी कुछ पर्टिकुलर चाहिए। जैसे लोकस ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है, अभी आर्ग्यूमेंट से कई सारे लोकस डिराइव होते हैं, रेज वाले लोकस डिराइव होते हैं, सेमी सर्कल्स के लोकस डिराइव होते हैं, स्ट्रेट लाइन के लोकस डिराइव होते हैं। तो वो लोकस भी आपको डिस्कस करवाने हैं, क्या कैसे कैसे डिस्कस करवाना है एक तो मेरे को ये बता देना। आज तो मैंने बेसिक आर्ग्यूमेंट का लेक्चर रखा है ताकि आपको समझ जाए क्या मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया हुआ आपको समझ में भी आ रहा है। और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहा था, अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ला रहा हूँ धीरे धीरे, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बची हैं, मेरा खुद दिमाग खराब हो रहा है।
तो आई गेस कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और अपना सपोर्ट दिखाते रहना। तो आज की वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।